Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about BPH, that is benign prostatic hyperplasia. So what is this? देखो, so इसमें क्या होता है? This is the benign है प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया, मतलब कि दैट इज द इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट. देखो यहाँ पे हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है. सो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या हो जाता है? इनलार्जमेंट हो जाता है. एंड दिस इज बिनाइन है, मतलब कि नॉन कैंसरस है. देखो एक बिनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है. मैलिग्नेंट जो कि स्प्रेड हो जाता है, बिनाइन दैट इज कन्फाइंड होता है. सो यहाँ पे भी प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट तो होता है, बट ये नॉन कैंसरस होता है, ठीक है ना. सो इनलार्जमेंट हो जाता है. सो बेसिकली इनलार्जमेंट हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनलार्जमेंट क्या हुआ, जो यूरेथ्रा है यहाँ पे, यूरेथ्रा को वो कंप्रेस कर देगा. यूरेथ्रा को कंप्रेस कर देगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि यूरेथ्रा में या तो पार्शियल या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. अब पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से ब्लैडर से जो यूरिन है वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा, प्रॉपर अच्छे से वॉइड नहीं हो पाएगा, ठीक है. सो बेसिकली आप सबको पता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या करता है, ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड रिलीज करता है, ठीक है ना. प्रोस्टेटिक फ्लूइड बेसिकली कैसा होता है? वाइट थिन, क्या बोलते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड होता है ना. वाइट थिन अल्कलाइन फ्लूइड होता है, ठीक है ना. एंड सो ये वाइट थिन अल्कलाइन फ्लूइड होता है. सो बेसिकली ये क्या करता है? अल्कलाइन है. सो जो स्पर्म है, मतलब कि सीमेन में 25 to 30% बेसिकली जो है ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है. सो अगर ये जो स्पर्म है अगर वजाइना के पास जाता है तो वजाइनल कैसा है? एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो वो क्या होगा? स्पर्म तो किल हो जाएंगे ना. सो प्रोस्टेटिक फ्लूइड कैसा होता है? अल्कलाइन होता है, तो क्या कर देता है? वो न्यूट्रलाइज कर देता है. सो फर्स्ट ये न्यूट्रलाइज कर दिया. सेकंड क्या करता है ये कि स्पर्म की मोटिलिटी भी इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है, ठीक है ना. सो ये सारे फायदे होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का, ठीक है. प्लस नरिशमेंट भी देता है, स्पर्म को नरिश भी करता है. सो ये काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड. सो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है. सो अगर ये इनलार्ज क्यों होता है? सो देखो क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, वो उसका कन्वर्जन जो है वो इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कन्वर्जन. किस में कन्वर्जन हो जाता है? DHT. DHT 5-DHT में इसका कन्वर्जन इंक्रीज हो जाता है. सो मतलब टेस्टोस्टेरोन कन्वर्जन इंक्रीज हो गया तो 5-DHT जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है 5 अल्फा रिडक्टेस. 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम जो है वो ये हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करने में. एंड जैसे ही DHT में कन्वर्ट होता है, ये DHT क्या करता है? DHT क्या करता है? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये प्रोस्टेट के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करके ये क्या करता है? प्रोस्टेट के जो ग्लैंड्स है, स्ट्रोमल ग्लैंड्स है, ग्लैंडुलर ग्लैंड है ना, उसको क्या करता है? प्रोलिफरेशन करता है. तो सिंपल वर्ड में बोले तो प्रोस्टेट का प्रोलिफरेशन कर रहा है. सो वहाँ पे जो सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है तो मतलब कि सेल इनलार्ज हो रही है. सो मतलब क्या हो रहा है? बेसिकली प्रोस्टेट क्या हो रही है? इनलार्ज हो रही है. प्रोस्टेट इनलार्ज हो रही है. अब प्रोस्टेट इनलार्ज हो रही है, द मेन थिंग इज दैट कि प्रोस्टेट तो इनलार्ज हो रही है, यहाँ ट्रांजिशनल जोन में बेसिकली इनलार्ज हो रही है. सो बिकॉज ऑफ दैट जो जो यूरेथ्रा है उसको क्या करते जा रहे हैं? कंप्रेस करते जा रहे हैं. सो या तो पार्शियल या फिर क्या हो रहा है? कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है किसका? यूरेथ्रा का. एंड अब ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ऑफ कोर्स जो यूरिन है वो ब्लैडर से प्रॉपर नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है ना. सो ब्लैडर का जो मसल्स है, डेट्रूसर मसल, वो भी थोड़ा सा लाइक ऐसे फटीग में जाएगा, उसका भी हाइपरप्लेसिया होगा. सो यहाँ पे यूरिन का रिटेंशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगा, यूरिन प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा, यूरिन की जो स्ट्रीम है ना, जो फ्लो है, जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. तो ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है ना. सो आते हैं हम टॉपिक पे, डेट इज द नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट और हाइपरट्रॉफी ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है ना. सो BPH दैट इज बिनाइन, मतलब कि नॉन कैंसरस है. हाइपरट्रॉफिक हो रहा है, मतलब कि इनलार्जमेंट हो रहा है किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड का. सो हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट कहाँ? बेसिकली ये ना ओल्डर मैन में देखने को मिलता है. सो लाइक आफ्टर 40 और 50 ईयर्स के बाद ही ये बेसिकली दिखने को मिलता है, ठीक है ना. सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट क्या होगा? जो यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगा एंड रिजल्टिंग इन द पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन. वो कैसे हुआ हमने बताया, ठीक है. कॉज क्या क्या है? फर्स्ट रिस्क फैक्टर है कि मोर देन 40 ईयर्स, 40 50 65 बहुत ज्यादा कॉमन होता है ये, ठीक है ना. उसके अलावा DHT जो हार्मोन है उसका इंक्रीज होने की वजह से, दैट इज द डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन,
वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन के कन्वर्जन ज्यादा हो गया है, सो डीएचटी इंक्रीज हो गया। डीएचटी इंक्रीज होगा, वो प्रोलिफरेशन करेगा, सो ऑफ कोर्स प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होगा, या फिर एलिवेटेड एस्ट्रोजन की वजह से भी। ठीक है, उसके अलावा और अदर रिस्क फैक्टर है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, हैवी अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गया, डायबिटिक पेशेंट हो गया। सो ये सारे रिस्क फैक्टर है। ठीक है ना, हार्ट डिजीज हो गया, रिड्यूस्ड एक्टिविटी, ये सारा क्या करते हैं, बीपीएच के रिस्क को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके अलावा ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाएगा, डीएचटी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारे हमारे कॉज है, रिस्क फैक्टर है ऑफ बीपीएच। आई बात समझ में? उसके बाद हमने बीपीएच पढ़ लिया, हमें ये चीज तो समझ में आ गया कि प्रोस्टेट के इलाज होने से बेसिकली यूरेथ्रा कंप्रेस हो रही है। यूरेथ्रा कंप्रेस हो रही है तो बिकॉज ऑफ डेट मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, पार्शियल या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो बेसिकली आपको कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में क्या क्या होगा? ऑफ कोर्स यूरेथ्रा कंप्रेस हो गई है, सो यूरेथ्रा कंप्रेस हो गई, सो यूरिन का जो वॉल्यूम है, यूरिन का जो फ्लो है, जो स्ट्रीम है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना, दैट इज द अर्ली साइन। क्या? डिक्रीज फोर्स एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन, मतलब कि जो यूरिन का जो स्ट्रीम है ना, वो वीक हो जाएगी पहले से, दैट इज द अर्ली साइन। ठीक है, उसके अलावा ऑफ कोर्स हेजिस्टेंसी होगा, मतलब उसको यूरिन तो लगा होगा बट वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा, यूरिनेट नहीं कर पाएगा, है ना। सो डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग द फ्लो ऑफ यूरिन, सो दैट इज द हेजिस्टेंसी होगा। प्लस इंटरमिटेंसी होगा, मतलब कि यूरिन का फ्लो एकदम से स्टॉप होगा, फिर आएगा, फिर स्टॉप होगा, सो दैट इज द इंटरमिटेंसी होगा। ठीक है ना, सो डिक्रीज द फोर्स ऑफ यूरिन एंड फोर्स एंड वॉल्यूम ऑफ द यूरिन, मतलब कि वीक स्ट्रीम होगा, अर्जेंसी होगा, है ना, हेजिस्टेंसी होगा, इंटरमिटेंसी होगा। ठीक है, एंड इनकम्प्लीट वॉइडिंग होगा, ऑफ कोर्स क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं हो पाएगा, सो इनकम्प्लीट वॉइडिंग होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट वॉइडिंग जो यूरिन है वो अंदर ही रिटेन रहेगा, सो यूरिन रिटेंशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट लेटर में इन लाइक लेटर स्टेज में जो डेट्रूसल मसल्स है वो स्टार्टिंग में तो वो भी हाइपरप्लेसिया में जाएगा, देन वो धीरे धीरे वो फटीग हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन रिटेंशन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से फिर ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगा, है ना, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगा। सो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन जो है वो लेटर साइन है। अर्ली साइन क्या था? डिक्रीज द फोर्स एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन, दैट इज द वीक स्ट्रीम इज द अर्ली साइन, एंड लास्ट में थोड़े टाइम के बाद ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होने लग जाता है। ठीक है ना, सो दैट इज ऑल द ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होगा बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरेथ्रा। उसके अलावा कुछ हमारा इरिटेटिव सिम्टम्स होता है, जैसे कि फ्रिक्वेंसी, बार बार यूरिन आएगा, है ना, नॉक्चूरिया होगा, अर्जेंसी होगा, डिस्यूरिया हो गया। ठीक है, ये सारा होगा। अब यूरिन अंदर स्टोर हो रहा है, सो ऑफ कोर्स क्या चांसेस हो सकते हैं? यूटीआई के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है ना, सो यूरिनरी रिटेंशन होगा, यूटीआई के चांसेस हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई भी हो सकता है ना, किडनी में भी यूरिन जो है वो बैकफ्लो होकर किडनी में जा सकता है, सो पाइलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है ना, सेप्सिस भी हो सकता है। सो अगर आपने ट्रीट नहीं किया राइट टाइम पे तो वो बहुत बड़ा लाइक प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि क्या क्या मेथड है फॉर डायग्नोसिस, सो फर्स्ट इज द डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। सो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, रेक्टम से पैल्पेट करते हैं प्रोस्टेट को, है ना, दिख रहा है आपको कि वो इनलार्जमेंट है, सिर्फ जस्ट क्या बोलते हैं, पैल्पेट करते हैं। प्रॉपर ये नहीं पता चलेगा कितना इनलार्ज हुआ है, कितना डिग्री हुआ है, ये बस ये पता चल जाएगा कि हाँ प्रोस्टेट इनलार्ज्ड है। ठीक है ना, सो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हो गया। उसके अलावा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन चेक करते हैं जो कि इंक्रीज हो रहता है, एंड उसके अलावा यूरोफ्लोमेट्री में आपको प्रॉपर यूरिन स्ट्रीम दिखेगा कि वो डिक्रीज हो रखा है या नहीं। ठीक है, उसके अलावा प्रोस्टेट बायोप्सी भी करते हैं टू चेक कि वो मतलब कैंसरस में तो कन्वर्ट नहीं हो गया है। सो ये सारा डायग्नोसिस मेथड है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साइन एंड सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले हम अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर देते हैं। ये अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर क्या करेगा, जो ब्लैडर के मसल्स है, प्रोस्टेट के जो लार्ज मसल है उसको रिलैक्स करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिलैक्सिंग क्या होगा, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा कम होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स है ना उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर में लाइक टेम्सुलोसिन हो गया, टेराजोसिन हो गया, डॉक्साजोसिन हो गया, ये सारे मेडिसिन दिया जाता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो डीएचटी में कन्वर्ट हो रहा है, एंड इंक्रीज डीएचटी इज द प्रॉब्लम, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो प्रोस्टेट को प्रोलिफरेट कर रहा है, प्रोस्टेट में हाइपरप्लेसिया कर रहा है, एंड वो कौन कर रहा था, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम कर रहा था। तो हम क्या देते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर देते हैं, सो दैट
DHT ज़्यादा कन्वर्ट ना हो, टेस्टोस्टेरोन जो है वो DHT में कन्वर्ट ना हो एंड वो आगे अपना काम ना कर सके, ठीक है। सो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर देते हैं, लाइक फिनास्टेराइड हो गया, ड्यूटास्टेराइड हो गया, ये सारे ड्रग्स देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, बट अगर प्रोस्टेट ऑलरेडी इनलार्ज हो रखा है, ये मेडिसिन से तो हम जस्ट स्टॉप कर सकते हैं ना। हमने यहाँ पे कंप्रेशन से हमने लाइक मसल को रिलैक्स करके सिम्टम्स थोड़ा रिलीव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने और आगे प्रोस्टेट और ज्यादा इलाज ना वो हुआ, बट ऑलरेडी वो इतना इलाज है तो उसको कैसे कम करेंगे, ऑफ कोर्स सर्जिकल मैनेजमेंट। सो TURP इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड या लाइक मोस्ट कॉमन यही प्रोसीजर्स होता है, उसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर है बट दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड और मोस्ट कॉमन प्रोसीजर। सो TURP में क्या करते हैं, दैट इज द ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, मतलब कि यूरेथ्रा के थ्रू जाते हैं एंड प्रोस्टेट को रिसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। सो देखो बेसिकली क्या होता है, दिस इज द इनलार्ज प्रोस्टेट, ठीक है। यहाँ पे उसने पूरा यूरेथ्रा को कंप्रेस कर रखा है, तो हम रेक्टोस्कोप डालते हैं थ्रू द यूरेथ्रा, कोई भी इंसिजन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल यूरेथ्रा के थ्रू रेक्टोस्कोप डालते हैं एंड देन ये जो आपको दिख रहा है ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा जो प्रोस्टेटिक मसल्स है उसको क्या करता है, कट कर देता है, कट करके रिमूव कर देता है एंड देन देखो जो यूरेथ्रा है प्रॉपर से अपना डायलेट हो गई है, ठीक है। एंड इसके बाद पेशेंट को हम 3-वे फॉलीज लगाते हैं, 3-वे फॉलीज लगाते हैं एंड प्रॉपर इरिगेशन करते हैं सो दैट क्लॉट वगैरह यहाँ पे ना रहे, ठीक है ना। सो 3-वे फॉलीज लगा के प्रॉपर इरिगेशन किया जाता है, दैट इज द ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। उसके अलावा कुछ हमारा सुप्रा प्यूबिक रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट भी है, दिस इज ऑल्सो द सेम कि प्रोस्टेट को ही रिसेक्ट करेंगे बट द रूट इज डिफरेंट। कैसे जाएंगे, सुप्रा प्यूबिक जाएंगे, है ना, मतलब कि एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में क्या करेंगे, कट करेंगे एंड थ्रू द ब्लैडर जाके प्रोस्टेट को रिसेक्ट करेंगे, दैट इज द सुप्रा प्यूबिक रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। दूसरा हमारा है रेट्रो प्यूबिक रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। सो इसमें भी क्या करेंगे, लोअर एब्डोमेन में इंसिजन देंगे एंड बिहाइंड द प्यूबिक बोन से क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोस्टेट कैप्सूल के थ्रू जाके प्रोस्टेट को रिसेक्ट करेंगे। यहाँ पे ब्लैडर के थ्रू कर रहे थे, यहाँ पे प्रोस्टेटिक कैप्सूल के थ्रू करेंगे। उसके अलावा हमारा पेरिनियल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट है, जहाँ पे लाइक स्क्रोटम हो गया और हमारा एनएस हो गया, वहाँ पे कट देके जाके फिर क्या करेंगे, प्रोस्टेट को रिसेक्ट करेंगे। उसके अलावा कुछ होता है हमारा ट्रांस यूरेथ्रल नीडल अब्लेशन। सो इसमें भी क्या करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू जाते हैं एंड नीडल लगा होता है, नीडल से क्या करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जाती है एंड वो क्या करती है, वहां उस एरिया को जो एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक जो मसल्स है उसको क्या करती है, नेक्रोस्ट कर देती है एंड धीरे धीरे वो श्रिंक हो जाता है एंड देन जो कंप्रेशन है वो रिलीव हो जाता है। ऐसे ही सेम ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी में भी ऐसे ही कुछ करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि थर्मो वहां पे कोएगुलेशन करते हैं, धीरे धीरे वो श्रिंक हो जाता है और कंप्रेशन रिजॉल्व हो जाता है। बट द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर इज द TURP, आपको एटलीस्ट याद रखना है, आपको ये मेडिसिन का नेम याद रखना है, आपको अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर का नेम याद रखना है। सो ये 3 चीजें आपको मस्ट याद रखना है। आपको सिम्टम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली में क्या होता है, लेट में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स क्या क्या होता है और इरिटेटिव सिम्टम्स क्या क्या होता है। सो ये बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। एंड ये याद रखना, DHT इंक्रीज हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट हमारा BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।